हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कांसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट साथ साथ केबीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो ये सेशन जो मैं लेके आ रहा हूँ ये बहुत काम आने वाला है उन लोगों के लिए जिनका प्रिपरेशन हो चुका है और वो सोचते हैं कि अब हम ऐसा क्या करें कि हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाए। एक मिनट कहाँ गया? शिट 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 एक मिनट बच्चों। तो हाँ, तो सुनते रहो जब तक। तो ये उनके लिए सेशन बहुत यूजफुल होगा जो प्रिपरेशन कर चुके हैं और वो जो चाहते हैं कि अब मैं ऐसा क्या ऐड करूं अपनी प्रिपरेशन में कि मेरा श्योर सिलेक्शन हो, क्योंकि मैं प्रिपरेशन कर चुका हूं। ठीक है ना? तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अभी सुनना। देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं, अब ये उनके काम आने वाला है जो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है ना? तो अब सुनना और बहुत अच्छे से समझना। ठीक है ना? तो श्योर सिलेक्शन, लेकिन ये स्ट्रेटजी कब काम आएगी? आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स। क्योंकि मेरे को बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें। अगर मैं पेड कोर्स चला रहा होता, देखो वो भगवान बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मैं भगवान हूं। ठीक है ना? तो वो कह देते बेटा एडवांस सीडीपी कर लो या मेरा एडवांस बैच ज्वाइन कर लो। ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या करना, लेकिन मैं इसका रेफरेंस या इसका एग्जांपल अपने सब्जेक्ट को लेके ही दे पाऊंगा। इस बात को एग्री करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं दूसरे सेंस में नहीं बता सकता, वो मेरे सब्जेक्ट नहीं है। वरना अगर वो जो पढ़ा रहे हैं ना भगवान, वो मेरे सब्जेक्ट होते तो मैं रेल पेल देता और बता देता कि सच्चाई क्या है। ठीक है ना? छोड़ो। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, सुनते रहना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं मैथ की बात करता हूं सबसे पहले। चलो, सबसे पहले मैं साइंस की बात करता हूं। ठीक है ना? मान लो साइंस में आप पूरा कर चुके हो। अब बच्चों ने मुझसे क्या पूछा कि साइंस में सर हम 9th और 10th पूरा कर चुके हैं, क्या हमें 11th का और 12th का साइंस करना चाहिए? लेकिन अब एक लॉजिकल तर्क सुनना। एक पेपर को जेबीटी बीएड या डीएलएड कुछ भी करा हुआ है, उस बच्चे ने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ा है, क्या वो साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समझ सकता है? नहीं। क्या वो 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समझ सकता है? नहीं। तो ये आपका सिलेबस ही नहीं है, सिलेबस यही है। अब ये आपने एनसीईआरटी कर दिया, अब आप सोच रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा क्या करूं कि मैं औरों से एक स्टेप अबव हो जाऊं। यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है ना? अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर लिखना हाँ सर यही क्वेश्चन है। अब सुनना, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा और जो कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं वो समझ पाएंगे कि मैं एग्जैक्टली उसी पॉइंट को प्रेस कर रहा हूं जो वो चाहते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लो कार्बोनेटेड कंपाउंड की बात करते हैं, जिसे हम लोग हाइड्रोकार्बन नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं? हाइड्रोकार्बन। अब जैसे मान लो उसमें आपने सब पढ़ लिया, लेकिन अब आपको करना क्या है? साइंस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, पेडागॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके पूरा सिलेबस होने के बाद की बात है, कोई एक चैप्टर उठाओ, उसको दोबारा रीड करो और रीड करने के बाद उसको डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन करो। करना लेकिन 9th और 10th लेवल का ही है, 11th 12th में नहीं जाना। यही सबसे बड़ा अंतर है। देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में होता है कि जो अलग पढ़ाता है वो चल जाता है। अलग पढ़ाने का मतलब दो होता है, एक तो वो जो जिसका पढ़ाने का तरीका अलग है, मेहनत अलग है, एक वो जो वो पढ़ा रहा है जो कोई नहीं पढ़ा रहा। और ये वाली स्ट्रेटजी बहुत इस्तेमाल की जाती है कि वो पढ़ाना जो कोई ना पढ़ाए, ताकि सामने वाला इंप्रेस हो जाए कि यार ये तो वो पढ़ा रहा है जो हमने आज तक देखा नहीं। ठीक है ना? चलो देखो, अब सुनना, साइंस का एग्जांपल लेता हूं और हाइड्रोकार्बन चैप्टर का एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं आज एक साइंस की वीडियो में जब बता रहा था, तभी मेरे दिमाग में एक वो क्वेश्चन तो सब्सक्राइबर का मेरे दिमाग में था ही। इस टॉपिक को पढ़ाते हुए वो क्वेश्चन का आंसर इस टॉपिक से मिल गया। मानो जैसे आपने लिया एल्केन ले लिया, एल्केन में मानो C3H8 लिया जिसको हम कहते हैं प्रोपेन, और आपने C7H16 लिया हेप्टेन। अब वो बोल रहा है कि इनमें कितना एटॉमिक मास का डिफरेंस होगा, ये बताओ। समझ आ रहा है? अब निकाल तो आप सकते हो, कोई डाउट नहीं है। कैसे? 12 36 और 8 44, 12 7 84, 84 और 16 100, तो कितने का हो गया? 56 का। नो डाउट आप कर सकते हो। लेकिन अब सुनना, आपको करना कैसे था। आपको जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो हर टॉपिक को रीड करने के बाद डिफरेंट सोर्सेज से क्वेश्चन करने का क्या मतलब है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो कैसे, जैसे एल्केन पढ़ लिया आपने, करा CH4, C2H6, C3H8, इसका निकाला तो कितना है? 12 4 16, इसका निकाला तो 12 दूनी 24 6 30, इसका निकाला 12 36 और 8 44, आपने देखा 14, आपने देखा 14। तो यानी कि आपने सबको करके देखा, सब में 14 आएगा।
तो आपने एक रूल बना लिया एक्स्ट्रा, क्या कि भाई एल्केन सीरीज में जब भी आप एक एक कार्बन एक्सटेंड करोगे तो 14 का एटॉमिक मास का डिफरेंट आएगा। बस अब यहां जाओ, 3 से 7 कितने डिफरेंस कर रहे हो? 4, 14 गुणा 4 जा गया 56। अब आप मुझे बताओ, ये आपने पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। यही तो हमारी कमी है कि हम ना करने के बाद ना टाइम वेस्ट हो इसी में सोचने में लगते हैं कि क्या करें। रिवीजन करना है और मल्टीपल सोर्स से करना है। अब ये जो मैंने आपको सोचने के लिए कहा, ये या तो सबसे बेस्ट बुक्स होती है उनमें मिल पाएगा या फिर एक बेस्ट टीचर में मिल पाएगा। इन दोनों के अलावा ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ऐसा हर टॉपिक में है। आप जिस टॉपिक को कहोगे साइंस का, मैं उस टॉपिक में आपको प्रूव कर सकता हूं कि मैं जो बता रहा हूं वो आपने नहीं करा होगा, ठीक है ना। चलो छोड़ो, अब ऐसी मैथ में एक एग्जांपल सेट करता हूं। जैसे मैथ में आज मैंने वीडियो बनाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब आपने पढ़ लिया 9th की 10th की मैथ पढ़ लिया। अब आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, 11th की कर लूं क्या 12th की कर लूं? ये एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट है। अब आपको क्या करना है, इस लेवल का मतलब उसी टॉपिक को दोबारा पढ़ना है मल्टीपल सोर्सेज से। सोर्सेज क्या होंगे मुझे नहीं पता, एक अच्छा टीचर अच्छी बुक यही हो सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं? एक होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये 3 तरीके होते हैं। और एक और तरीका होता है तो कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको मैं कंसीडर नहीं करता। जब आप सिलेबस कर चुके हो तो आप ये सोचो, अब आप क्या करो, एक क्वेश्चन उठाओ कोई भी रेंडमली, उसे तीनों से करो, फिर ये एनालाइज करो कि ये तीनों आपस में कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं। हालांकि इतना टफ नहीं आएगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, अब जो मैथ टीजीटी मैथ या पीजीटी मैथ का होगा वो तो मेरा चैलेंज जीत जाएगा। बाकी पीआरटी को कर रहा हूं, पीआरटी में भी वो जीत जाएगा जिसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होगा, लेकिन मेरे से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हमने पूरी जिंदगी इसी में खपाई है, ठीक है ना। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, ये तीनों फॉर्मूले आपस में इंटरलिंक है। आप वो इंटरलिंक जब इन तीनों को सॉल्व करोगे एक ही कॉपी में पैरेलली, तब आपको दिखेगा कि यार ये कैलकुलेशन सेम चल रही है, बस इसको लिखने का तरीका बदलते जा रहा है। बस यही एनालिसिस आपको करना है हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट समझ रहे हो? जैसे रीजनिंग में याद हो, मान लो रीजनिंग में सारे क्वेश्चन सर्कुलर वाले में अंदर की तरफ मुंह करके, तो आप कर लेते हो मेरा राइट इसका राइट, मेरा लेफ्ट इसका लेफ्ट। अब आप इसमें बहुत एनालिसिस करके बना सकते हो कि अंदर की तरफ मुंह होगा तो मेरा राइट इसका राइट, और बाहर की तरफ होगा तो मेरा राइट इसका लेफ्ट। ऐसे छोटे छोटे एनालिसिस करो और दूसरे को स्टेप आगे। जैसे रीजनिंग में मानो ABCD लिख के मैंने बताया आपको, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। लेकिन आप उससे भी बेस्ट होना चाहते हो तो आप इनके नंबरिंग याद कर दो कि A पहले नंबर पे आता है, B दूसरे 3। लेकिन ये कब होना चाहिए? ये होना चाहिए आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? तो मेरे हिसाब से आपको ये करना है, यानी कि आपको मैथ साइंस की बात कर रहा हूं, 11th 12th नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है ना। ऐसी पैडागॉजी में भी होता होगा, आपने मानो इग्नू के सोर्सेज से पढ़ा है तो आप DU वाले सोर्सेज से पढ़ के देखो, आप MDU वाले सोर्सेज से पढ़ के देखो। बस यही तो करना है, बस टाइम वेस्ट नहीं करना कि मैं अब क्या करूं, ठीक है ना। और गलत डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और दोस्तों तक फैलाएं, क्योंकि मेरे यहां आने का एक ही मतलब है कि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं।